एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हु कियांग हमें यही बताता है कि नॉवल के मुताबिक ही हु कियांग जिस डॉक्टर को अपने फादर इन लॉ के अंकल के पास लेकर आता है ताकि उनका इलाज करवाया जा सके, उसके एंड पर भी शेंगुआन आता है। लेकिन आगे तो पता ही है कि क्या हुआ। जैसे वो उसे पास लेकर आया था तो अंकल तैंग के पास बाइशुआन आ जाता है। तो बाइशुआन जैसे वहाँ पर आया था उसने उसकी आइडेंटिटी को ओपन कर दिया, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर माफ़ी मांगना पड़ गई थी। और इसे ले आने वाला कोई और नहीं मिल के मेरा बॉडीगार्ड ही था। अब मैंने तो उसे बाहर के मुल्क भेज दिया है, उसके बावजूद ही देखो ये डॉक्टर यहाँ पर आ गया। इसका मतलब है कि फिर से मेरी ह्यूमिलेशन होगी। और देखो यही चैंगवन डॉक्टर दोबारा से मेरे पल्ले पड़ गया है। लगता है कि इसका प्लॉट काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर मैं चाहे स्टोरी को कितना भी चेंज करने की कोशिश क्यों ना कर लूँ, लेकिन नॉवल के मुताबिक ही यहाँ पर प्लॉट चलेगा। लगता है कि ये जो होती है ना टाइम ट्रैवलिंग की स्टोरीज काफ़ी ही ज़्यादा कोई ख़राब है। वो वहीं पर खड़ा इन सभी बातों को सोच रहा था कि तभी ही उसके फादर इन लॉ से कहते हैं, तो तुम यहाँ पर खड़े हुए क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर शेंगवान को लेकर आया हूँ ना, तुम उसे लेकर अंकल तैंग को दिखाओ। तो क्यांग वहीं पर अपने पेट पर हाथ रखते हुए बहाना बनाते हुए कहने लग जाता है कि मेरे पेट में तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि जल्दी से वॉशरूम जाना होगा। और ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा था ताकि डॉक्टर शांगवान को अंकल तैंग के पास ना लेकर जाना पड़े। अब वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागते हुए चिल्लाते हुए पीछे देखते हुए ये कहता है कि डिवाइन डॉक्टर का आप मेरी तरफ से ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे अर्जेंट है तो मुझे बाथरूम में जाना है। उसके फादर इन लॉ से पीछे रोकने की कोशिश भी तो करते हैं, लेकिन इसमें वो नाकाम हो गए थे। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम बैंक्वेट की हॉल बैल्कनी में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। और ये भी फिर उन्हीं लोगों में शामिल था। और वहाँ पर पहुँचते साथ ही ड्रिंक पीते हुए कहता है कि आज तो मैं बाल बाल बच गया। के साइड पर से फिर माओ आ जाती है और आते साथ ही ये कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो। फिर ये भी जाकर उसके साथ खड़ी हो गई थी और उससे ये कहने लग जाती है कि तुम ज़रूर श्याओ चुरान की वजह से परेशान हो गए, मैंने भी ये बात नोटिस की है। अब तो वो उसे टच भी करने लग जाती है और उसे यही कहती है कि लगता है कि तुम ये भी जो चीज़ें कर रहे हो ना काफ़ी अननेचुरल है, तुम उसके साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी के तहत तुम उसके साथ रह रहे हो, मैंने सही कहा ना। इतने में ही कियांग ने उसका हाथ पकड़ लिया था और फिर हमें यही बताता है कि फ्यूचर में ये भी बाईशुआन की ही हारिम होने वाली है, तो मुझे इससे भी छुटकारा हासिल करना होगा। और फिर वो उसे ये कहने लग जाता है कि मेरे जाने का वक्त हो चुका है और ऊपर से अब तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें तो पता है कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। और फिर वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि इन नॉवेल्स के एक्सपीरियंस के मुताबिक तो यही है कि मैं जिस भी खूबसूरत लड़की के पीछे पड़ता हूँ वो बाईशुआन की हैरम बन जाती है, इसलिए इन लड़कियों से मैं दूर ही रहूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। माँ उसकी ये बात सुनने के साथ ही उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तो फिर क्या, तुमने उसके साथ सिर्फ इंगेजमेंट ही तो की है जिसे कैंसिल भी किया जा सकता है। इतना सुनने के साथ ही वो भी अब थोड़ा सा शर्मा गया था और उसे ये कहता है, लगता है कि ये मेरी विल पावर को टेस्ट करने की कोशिश कर रही है। अब तो वो फिर खुद की तारीफें भी करने लग जाता है कि जिसने भी मुझे बनाया है काफ़ी चार्मिंग बनाया था, और ऊपर से ज़रा मेरी बॉडी देखो कितनी परफेक्ट है। और जैसा कि माँ फिर उसके मन की बातें सुन सकती थी तो वो भी फिर अब थोड़ी सी शर्मा जाती है और मन ही मन में कहती है, अच्छा तो ये मेरे बारे में ये सोचता है। फिर वो यही डिसाइड करती है कि इसे मैं एक दफ़ा से फिर से टेस्ट करूँगी। तो फिर उसके गले में बाहें डालकर उसे कहती है कि तुम मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दो। अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो उसमें या तो तुम्हें मुझे चूज़ करना हो या फिर शाओ चुरान को, तो तुम किसको चूज़ करोगे। कियांग अब इसका जवाब सीधे मुंह से तो नहीं देना चाहता था, वो शर्मा भी रहा था और साइड पर मुंह करके कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि वो मेरी फियांसी बन चुकी है और तुम एक ऐरी गहरी औरत हो। जबकि उसका मुंह अब और तो पीछे हो गया था, उसके नाक से ब्लड भी आने लग जाता है और वो फिर मन ही मन में यही कहता है कि लगता है कि मैं इसे और ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। वो खैर इन्हीं बातों को सोच ही रहा था कि तभी वो उसके गाल के करीब आते हुए उसके गाल के ऊपर किस करती है और कहती है कि तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये जो पासर बाय होते हैं ना ये भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तो तुम्हें मैं किस किस्म की दोस्त चाहिए। अब इस सब में तो क्यांग को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन वो सीधे मुंह से ये सब कुछ नहीं बता सकता था और उसे यही कहता है कि मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और तुम भी थोड़ी सी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और थोड़ा सा दूर हो जाओ। और मन ही मन में यही कहता है कि सच में यार ये औरत होने के नाते तो कितनी खूबसूरत है, अगर मेरी जगह पर कोई और मर्द होता तो अब तक इसके साथ रोमांस कर चुका होता। लेकिन देखो मुझे लगता है कि मैं एक मर्द ही नहीं हूँ जो इसे दूर कर रहा हूँ।
माओ ने एक दफ़ा से फिर से उसकी इनर थॉट्स को सुन लिया था और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि ये बंदा तो काफ़ी हैपोक्रिटिकल है। देखो बाहर से कैसा दिखावा कर रहा है और अंदर खुद से कैसी बातें कर रहा है। ये सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसलिए तो मैं इसे लाइक कर रही हूँ। और उसे ज़ोर ज़ोर से हंसता देखने के साथ ही क्यांग को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम। तभी उसकी नज़र पीछे पड़ती है तो देखता है कि बाईशुआन भी वहाँ पर पहुँच चुका है। उसे देखते साथ ही तो इसके होश ही उड़ गए थे। बस तभी से उसके रिएक्शन में तेजी आ जाती है। ये उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहना, तुम मेरे लिए ऐरी गैरी ही हो। और अंदर ही अंदर रोते हुए खुद से ये कहता है कि मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। इसकी बॉडी कितनी सॉफ्ट है फिर भी मैंने इसे धक्का दिया। ये सब कुछ मैं बाईचुआन के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही लोनर रहा तो हो सकता है कि मैं अब नॉर्मल भी बन जाऊँ। फिर से वो बाईचुआन की तरफ देखता है और यही कहता है कि क्या मैं हमेशा से ऐसा ही लोनली रहूंगा? क्या कभी मैं किसी को टच भी कर पाऊंगा या हमेशा इन औरतों से दूर भागता रहूंगा? लेकिन नहीं, बाईचुआन यहाँ का मेल लीड है और मेरे लिए मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मुझे इससे बचकर ही रहना होगा। फिर से उसकी इनर थॉट सुनने के साथ हंस हंस के तो माऊ का बुरा हाल हो गया था। इवन उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं और वो यही कहती है कि तुम तो सच में काफ़ी क्यूट हो। उसे इतना जोर जोर से हंसना देखते साथ ही ये उसे यही कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम जोर जोर से हंसे जा रही हो। लगता है कि तुम मुझे कुछ सीरियसली नहीं ले रही। अब इन्हीं बातों को देखकर उसे खुद पर ही रोना आ रहा था। और वो फिर से खुद से यही कहता है कि लगता है कि नॉवेल्स में फीमेल लीड को सिर्फ मेल लीड के अलावा और कोई इंसान नजर ही नहीं आता। तो एक दफ़ा फिर से वो गुस्से के साथ ही उसके पास जाता है और उसे कहता है कि इसमें भला क्या हंसने वाली बात थी जो तुम इतना ज़्यादा मेरे ऊपर हंस रही हो। तो आगे से माँ उससे ये कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे कुछ फनी चीज़ें याद आ गई थी, इस वजह से मैं ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तो ये फिर मन ही मन में ये कहता है कि ये प्लाट तो अब बहुत ही ज़्यादा विज़ार होता जा रहा है, मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। और वहाँ से जाते हुए उसे ये कहता है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ, वैसे भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर मन ही मन में यही कहता है कि वेल आज रात मुझे इन सभी से दूर रहना होगा। मेल लीड से दूर रहना होगा, फीमेल लीड से दूर रहना होगा अगर मुझे अपनी जान को बचाना है तो। और ऊपर से मुझे डॉक्टर शेंगवान से भी दूर रहना होगा। और यही बातें करता हुआ अब वो रूम में एंटर भी हो जाता है। और फिर से खुद से ये कह रहा था कि जहाँ पर भी मुझे डॉक्टर शेंगवान मिलेगा तो मैं कहूँगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और इसी बहाने से मैं वहाँ से निकल लूँगा। लेकिन जैसे वो फिर पीछे की तरफ देखता है तो पीछे का नज़ारा देखकर ही काफ़ी हैरान हो गया था, क्योंकि माओ नीचे गिरी पड़ी थी और वो कहती है कि यंग मास्टर देखो मैं तो गिर गई। उसे गिरा हुआ देखने के साथ तो ये हैरान ही हो गया था और कहता है कि ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्योंकि इसने 1 इंच तक मूव नहीं किया और यहीं पर खड़े खड़े गिर भी गई, ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। और वेब नॉवल में जो कूल फीमेल लीड कहा जाता है, क्या वो औरतें बिल्कुल ऐसी ही होती हैं जैसे माओ है? फिर वो साइड पर देखता है कि बाईचुआन उसकी तरफ आ रहा है। ये देखते साथ ही वो एक दफ़ा फिर से हैरान हो गया था, क्योंकि बाईचुआन भी उसी की तरफ गुस्से से देखे जा रहा था। साइड पर बैठी माओ फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि यंग मास्टर, अब मैं तो खड़ी नहीं हो पा रही, तो क्या आप मुझे ऊपर नहीं उठाएंगे, मेरी हेल्प नहीं करेंगे? और माओ के मन में यही चल रहा था कि जैसा कि लिंगो हैंग ने क्लियर कर दिया है कि वो चाओ चुरान को पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैं इसका फ़ायदा तो उठा ही सकती हूँ और लिंगो को अपने प्यार में दोबारा पड़वा ही सकती हूँ। लेकिन क्यांग था कि उसे उठाने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि उससे यही कहता है कि तुमने इतनी जो हाई हील्स पहनी है तो इसके लिए तुम किसे ब्लेम करोगी जो तुम नीचे गिर गई। और ये कहते साथ ही फिर मन मन में यही कहता है कि लगता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानता हूँ कि मैं इससे क्लोज नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसे ऑफेंड भी तो नहीं कर सकता, ये मैंने क्या कर दिया? क्योंकि अगर इन बातों की वजह से इसे गुस्सा आ गया और ये जैंग बाईशुआन को कंप्लेन करती है तो फिर मैं क्या करूँगा? और अगर बाईशुआन इसकी साइड लेता है तो फिर तो मेरी मौत पक्की, तो मुझे कुछ करना होगा। और जैसा कि माँ उसकी फिर से ये बातें सुन रही थी तो वो फिर मन ही मन में कहती है कि ये जो भी कह रहा है मैं उसे अच्छे से समझ रही हूँ। और अब वो गुस्से से उसे कहती है कि अगर लिंगू तुम मुझे यहाँ पर उठाने के लिए ना आए तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। और तुम्हें पता है कि जब मैं एंग्री होती हूँ तो उस वक्त मैं काफ़ी सीरियस हो जाती हूँ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ही बुरे होते हैं। क्यांग जो कि ऑलरेडी मन ही मन में ये बना चुका था कि इस गुस्से की वजह से उसकी मौत हो सकती है, तो कहता है नहीं नहीं, इसे गुस्सा नहीं होने देना चाहिए। तो फिर जो उसके पास जाकर उसे खड़ा करता है और उसे कहता है कि ज़रा तुम आराम आराम से खड़ी हो।
और मन ही मन में ये कहता है कि बिग सिक्स, तुम्हें अब मेरे ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम बाईचुआन की हैरन बनने वाली हो। माँ बाप खड़े होते हुए मन ही मन में यही कहती है कि अगर तुम ऐसे सपोर्ट करते रहे तो फिर मैं तुम्हारी बन के ही रह जाऊंगी। और ऊपर से मैं एक नोबल फैमिली की लड़की हूँ, मेरा नाम है माओ, और ये कह रहा है कि मैं बाईचुआन की हैरम बन जाऊंगी, ये तो ख्वाबों में भी नहीं होने वाला। इन सभी बातों को याद करके वो वहाँ पर ऐसा दिखावा करती है कि चल पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो उसकी हालत देखकर कियांग उससे कहता है कि क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं ताकि वो तुम्हारी हेल्प करे। माँ बाप थोड़ा सा चलने की कोशिश करती है और फिर वहीं पर रुक कर उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मुझसे सही से नहीं चला जा रहा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं ब्रदर हैंक। लेकिन अगर तुम मुझे इसी तरह पकड़े रहते हो जैसे तुमने मेरी वेस्ट को पकड़ा हुआ है तो हो सकता है कि चलने में मुझे आसानी हो। अब तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। अब ये सब कुछ सुनने के साथ ही एक दफ़ा फिर से उसके नाक से खून आ जाता है और वो यही कहता है कि ओह माय गुडनेस, लगता है कि मैं किसी और मुसीबत में फंस चुका हूँ। खैर वो तो उसे वहीं पर पकड़े खड़ा था कि पीछे से बाईचुआन भी आ जाता है। और बाईचुआन आते साथ ही सीधा उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मुझसे जाने दो। जैसा ही इसने मुड़कर पीछे देखा था कि ये तो बाईचुआन है, इसी के साथ ही इसकी तो पैंट ही गीली हो जाती है। बाईचुआन फिर आगे बढ़ता है और माओ का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि लिंग हो हैंग, तुम तो सच में काफ़ी बुरे हो। और वो माओ को ये कहता है कि तुम बस मेरे पीछे रहो, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो माओ गुस्से से बाईचुआन की तरफ देखते हुए यही कहती है कि तुम कौन हो। जबकि बाईचुआन गुस्सा करते हुए यही कहता है कि तुम एक डबल फेस आदमी हो। एक तरफ तुम्हारी चाओ चुरान के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है और दूसरी तरफ यहाँ पर तुम इनोसेंट लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम बहुत ही बुरे हो। कियान ये सुनने के साथ ही हैरानी से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा कि मैंने अभी किसी के साथ फ्लर्ट किया, किसके साथ फ्लर्ट किया। और वहीं पर जितने भी दावत में आए हुए लोग थे वो भी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं और उससे ये कहते हैं कि तुम एक शेमलेस बंदे हो। और वो लोग भी इसी के बारे में बात करने लग जाते हैं कि इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, इसके बावजूद भी ये दूसरी लड़कियों पर मुंह मार रहा है। तो उनकी ये बातें सुनने के साथ ही माँ उन सभी लोगों को कहती है कि तुम लोग आपस में ये बातें करना बंद करो। बाईचुआन उसे कहता है कि मैं इसके साथ कोई भी आर्ग्यू नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो इसे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, वो भी इनके अमाल को लेकर। अब तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे ये कहता है कि मैं यहाँ पर शाओ चुरान को लेकर आऊँगा ताकि वो देख सके कि तुम्हारा बिहेवियर कितना ही बुरा है और तुम्हारे असली कलर्स और तुम्हारी असली आइडेंटिटी के बारे में भी उसे पता चल सके कि तुम कितने बुरे हो। तभी वहीं पर मौजूद लोगों में से एक हटा कटा बंदा आता है और कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है और आखिर तुम्हारा मेरी सिस्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है जो तुम यहाँ पर उसकी साइड ले रहे हो। और इस बंदे के बारे में हमें ये बताया जाता है कि इसका नाम है माओ शाओजुन और ये भी माओ फैमिली का ही हार है, मतलब उसका भाई है। उसे देखने के साथ ही कियांग को भी याद आ जाता है कि हाँ मुझे अभी याद आया। जबकि शाओजुन उसकी तरफ गुस्से से देखता है और बाईचुआन भी उसकी तरफ गुस्से से देखता है। इन दोनों को एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखते हुए वो तो अब वहीं पर भक्का भक्का खड़ा था और कहता है कि इन दोनों के ने कोई कंस्पिरेसी भी फैलाई थी। और इन दोनों के फिर बारे में हमें यही बताता है कि ये दोनों ही माओ फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों ही आपस में कजन्स हैं। इन दोनों ने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया जाए, तो इसलिए इन दोनों के दरमियान कुछ ऑड्स वगैरह भी रहते हैं। और जैसा कि इन दोनों के दरमियान नहीं बनती थी तो ये जाकर बाईचुआन के साथ हाथ मिला लेता है और इनहेरिटेंस से पहले इन दोनों ने एक डील कर ली थी। और बाईचुआन ने फिर इसे मना लिया था कि वो माओ के डैड के पास जाए और उसे एक बबल प्रोजेक्ट जिसका नाम था मार्स फोटोवोल्टिक प्लान, उसके ऊपर 100 ऑफ बिलियंस खर्च करे। और जैसा कि इसने प्लान बनाया था तो उसे पक्का यकीन था कि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा और उसके माओ के जितने भी डैड के पैसे लगे हैं वो सारे डूब जाएंगे। तो जो भी इनहेरिटेंस है वो शाओ जुन की हो जाएगी, लेकिन इस सबके पीछे तो उसका अपना ही प्लान था। और ये उनके प्लान्स को भी फेल करवा ही देता है। जब इनकी फैमिली के हालात ख़राब थे तभी ही ये फिर उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाता है। और इसके बाद से ही माओ उसके प्यार में पड़ गई थी और माओ फिर इसकी हैरम बन जाती है। और फिर ही वो मन ही मन में ही कहता है कि इन दोनों की हरकतों से लग रहा है कि ये दोनों ही काफ़ी बुरे हैं, तो इनसे बच के रहना होगा। और उसने ये जो भी कहा था माओ ने उसकी एक दफ़ा से फिर से मन की बातें सुन ली थी। शाओ जून जल्दी से माओ के पास आता है और उसे कहता है कि सिस्टर कुछ गलत हुआ है क्या। लेकिन माओ तो शाओ जून को लेकर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान खड़ी हुई थी। और वो फिर मन ही मन में यही कह रहे थे कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इसने आउटसाइडर्स के साथ हाथ मिलाकर कॉन्स्पिरेसीज बनाई हुई हैं। और ऊपर से ये जिस प्रोजेक्ट के बारे में कियांग बात कर रहा था, इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने भी सुन के रखा हुआ है।
अगर मेरे डैड ने इन्वेस्ट किया तो ये फिर हमारी फैमिली पर कब्जा कर लेगा। और इन सभी बातों को लेकर वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो उसे ये कहती है कि बस कुछ नहीं हुआ, मुझे बस थोड़ी बहुत सी चीज़ें फील हो रही थी और कुछ नहीं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगे। अब वो थोड़ा आगे जाते हुए ड्रिंक उठा लेती है और फिर ही मन मन में ये कहने लग गई थी कि जहाँ तक मुझे क्यांग का पता है ये तो कभी भी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता, फिर भी इसे इन सभी बातों के बारे में कैसे पता चल गया। अब तो वो जाकर एक सीट के ऊपर भी बैठ गई थी और यही कहती है कि इसका एक ही मतलब हो सकता है कि हर वक्त वो मेरे ऊपर नज़र रखे हुए था, उसे मेरी काफ़ी ज़्यादा परवाह है। क्या सच में लिंगो हैंग मेरे बारे में ऐसा सोचता है? अब तो वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसके हाथ में जो गिलास था वो भी टूट जाता है और वो इस एक्साइटमेंट में यही कहती है कि ये एक सच्चा प्यार है। अगर ये सच्चा प्यार नहीं है तो फिर सच्चा प्यार क्या होता है? और इतने में भाई शुआन ने फिर क्यांग का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा था कि तुम माओ फैमिली की यंग लेडी को कैसे बुली कर रहे थे। इतना सुनने के साथ ही एक दफ़ा फिर से माओ हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे तो पता था कि क्यांग उसे बुली नहीं कर रहा। और वो बादशाह को रोकते हुए यही कहती है कि उसने मुझे बुली नहीं किया, बल्कि मैं नीचे गिरी हुई थी तो उसने मुझे उठाने की कोशिश की, तो तुम इसे जाने दो। बादशाह उसकी नहीं सुनता, उसे आगे लेकर जा ही रहा था कि तब भी ये रास्ते में आगे आकर क्यांग को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुमने बगैर फैक्ट चेक किए इसे कर्ज कर रहे थे, तुम तो एक मेयर बॉडी गार्ड ही हो ना, तो फिर इस तरह एक्ट क्यों कर रहे हो कि तुम एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हो। इतना सुनने के साथ ही बादशाह को एक दफ़ा से फिर से गुस्सा आ गया था और उसे गुस्से में देखने के साथ ही क्यांग यही कहता है कि डैम, एक दफ़ा फिर से मुझे हेडेड में डाल दिया गया और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जब भी कोई इसकी इंसल्ट करता है तो वो मेरे ऊपर ही क्यों इल्ज़ाम लगा देता है, लगता है कि मेरी किस्मत बहुत ही ख़राब है। वो इन्हीं बातों को सोच ही रहा था कि माओ फिर उसे कहते हैं कि लगता है कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, तो तुम मुझे कहीं ले जाओ ताकि मैं आराम कर सकूं। जिस पर आगे से वो अजीब सा फेस बनाकर उसे कहता है कि तुम इसके लिए किसी और को ढूंढ लो, तुम मुझे क्यों कह रही हो। तो माओ से कहती है कि अगर तुमने रिफ्यूज़ कर दिया कि तुम मुझे उठाकर नहीं ले जाओगे तो मैं यहाँ पर चिल्लाऊंगी कि तुम मुझे हैरेस कर रहे हो। इसी बीच में उसने उसके पेट के ऊपर एक चुटकी भी काट दी थी जिससे उसे दर्द हो रहा था और कहता है कि तुम तो बहुत ही बुरी हो। और अब वो कैंप से बाहर जा रही थी कि पीछे फिर भाई के ऊपर नज़र पड़ती है तो उसे कहता है कि मेरे एल्डर ब्रदर, जब मुझे सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ हिसाब ज़रूर चुकता करने आऊँगी। ये सुनने के साथ ही उसका बड़ा भाई शाओजिन तो हैरान ही हो गया था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसके बारे में बात कर रही है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फिर वो उसे एक रिसेप्शन रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर सीट पर बिठाते हुए ये कहता है कि प्लीज़ आप यहाँ पर बैठिए। जैसे ही वो वहीं पर सीट पर बैठी थी कि ये फिर मन ही मन में यही कहता है कि अब मेरे पास एक अच्छा चांस है, मुझे बस यहाँ पर बिठाकर जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और फिर मैं इसके हाथ नहीं आऊँगा। और माओ जैसे कि उसकी इनर थॉट को सुन सकती थी तो वो कहती है कि ओह अच्छा, तो तुम भागना चाहते हो, नहीं तुम्हें बिल्कुल नहीं भागने दूंगी। और फिर वो उसे अपनी टांग दिखाते हुए ये कहने लग जाती है कि मेरी टांगों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो क्या तुम इसे मेरे लिए मसाज करोगे। तो उसकी टांगों को देखने के साथ तो कियांग की हालत ख़राब हो जाती है और वो ये कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर से वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पता ही है कि इसने किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं, अगर मैं इसे मसाज करता हूँ और वो भी लड़की जो कैसे ड्रेस पहने हुए हो तो इससे वायुचुआन पर क्या असर पड़ेगा, वो तो मुझे मार ही डालेगा। वो अभी भी इन्हीं बातों के बारे में सोच ही रहा था तो आगे से फिर भाव से ये कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या मैंने तुमसे कोई गलत रिक्वेस्ट कर दी है, क्या तुम मेरा मसाज नहीं करोगे क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। माओ को पता था कि ये ऐसे तो काम नहीं करने वाला, तो वो उसे ये कहती है कि अगर तुमने मेरे पाँव को नहीं दबाया तो मैं सभी लोगों को यहाँ पर बुला लूंगी और उन्हें कहूंगी कि तुम मुझे असल्ट कर रहे हो। इतना सुनना ही था कि वो ये कहता है कि तुम इस दफ़ा कोई और ट्रिक इस्तेमाल करो, हर दफ़ा तुम सेम ही ट्रिक मेरे ऊपर क्यों इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन माओ को इन सारी बातों से कोई भी असर नहीं पड़ने वाला था, तो वो ये कहती है कि 3, और फिर एक आंख खोलते हुए कहती है कि 2। ये असल में वो पीछे की काउंटिंग कर रही थी चिल्लाने से पहले कि वो उसे तंग कर रहा है। और फिर जैसे मन करती है और कहती है कि अभी मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाने वाली हूँ। जैसे ही वो ये सुनता है तो उसे ये कहता है कि नहीं नहीं, तुम शाउट मत करना, वैसे भी मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, मैं तुम्हें मसाज कर दूंगा। और फिर उसकी टांग को उठाकर अपने पास लेकर आता है और फिर उसकी टांग को दबाते हुए ये कहता है कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अब जैसे जैसे वो उसकी टांगों को दबा रहा था, उसके ऊपर मसाज कर रहा था, इससे तो अब उसे भी कुछ अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है।
वो अब नरम नरम उसे छू रहा था, उसे मसाज कर रहा था और उसे कहता है कि क्या ये प्रेशर काफ़ी रहेगा। तो आगे से वो कहती है कि नहीं, ये थोड़ा सा हार्डर है, तुम्हें और करना होगा। फिर इसी तरह मसाज करते करते ही वो उसके थोड़े और ऊपर पहुंच जाता है। इससे तो अब उसके पसीने छूटना शुरू हो गए थे और वो ये कहती है कि नहीं नहीं, ये तो अब ऊपर जा रहा है। हम तो इतना ही नहीं बल्कि उसने तो उसकी टांगे भी खोल दी थी। इससे तो माँ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी और वो उसे यही कहता है कि क्या अब मैं तुम्हें और ज़्यादा मसाज करूं। तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, अब यहाँ ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आता और उसकी प्राइवेट जगह पर भी उसे मसाज कर देता है। इससे तब उसकी हालत काफ़ी बिगड़ गई थी और माओ यही कहती है कि वेल, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब तो वो लाल पीली हो गई थी और वो उसे ये कहती है कि तुमने काफ़ी अच्छा मसाज किया, इसका मतलब है कि तुम्हें पता है कि मसाज कैसे किया जाता है। तो उसकी ये शक्ल देखने के साथ ही ये उसे यही कहता है कि तुमने इतनी अजीब शक्ल क्यों बना रखी है, मुझे काफ़ी वियर्ड लग रहा है। और इसके बाद ही इसी शाम हम गार्डन में देखते हैं जहाँ पर बाईचुआन शैनजू के सिगरेट को जलाता है और फिर वो ये कहता है कि बिग ब्रदर माओ, मुझे तुमसे एक एडवाइस चाहिए। तुमने तो सारा सीन देख ही लिया होगा कि किस तरह मिस माओ लिंगो हैंग के हाथ में मिसलीड हो रही है और वो मुझे किस तरह ट्रीट कर रही है। इस सब में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बिग ब्रदर माओ से ये कहता है, ओह अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी बहन पसंद है। तो इसकी सिचुएशन काफ़ी सिंपल है। तो वो उसे फिर एडवाइस देते हुए यही कहता है कि ये जो मेरी बहन माओ है ना, ये किसी की शतरंज को काफ़ी एडमायर करती है। वो कैपेबल मैन को काफ़ी पसंद करती है। अगर तुम उसे इम्प्रेस करते हो तो नेचुरली वो तुम्हारी बन जाएगी। वाइचवान फिर बिग ब्रदर माओ को ये कहता है कि लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप है। तो क्या इससे पहले क्या वो एक दूसरे को जानते थे? बिग ब्रदर माओ से यही कहता है कि हाँ, वो पहले तो आपस में बात किया करते थे, लेकिन वो सारी बातें पास्ट की हैं। प्रेजेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो एंगेजमेंट के बाद ही यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। इससे पहले तो वो कभी नहीं मिलते थे। फिर ये सारी बातें कहने के साथ ही वहाँ से जाते हुए वो उसे ये कहता है कि तुम इस सब के बारे में ज़्यादा कुछ भी मत सोचो और मुझे फिलहाल रेस्ट रूम जाना होगा। जैसे मैं वहाँ से आऊँगा तो फिर तुमसे इसके बारे में मैं बात करूँगा। अब वो तो वहाँ से चला गया था कि पीछे से बादशाह अपने मन ही मन में यही कहता है कि डैम। और इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी कह रहा था कि लिंगो हैंग, जितनी भी औरतें तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही हैं ना, ये सारी की सारी औरतें एक दिन मेरी बन के रह जाएंगे। वो यही बातें सोच ही रहा था कि तभी साइड पर से उसे श्याओ के डैड की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसी तरह वह गौर करने लग जाता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। श्याओ अपने डैड के साथ ही थी। तो वो फिर अपने ब्रदर तैन के पास जाता है और कहता है कि ब्रदर तैन, असल में मैं अपने फ्यूचर सन इन लॉ की तरफ से एक डॉक्टर को लेकर आया हूँ जो कि तुम्हारे डैड का इलाज करेंगे, तो तुम उसका इंट्रोडक्शन करवा देना। इस पर बिग ब्रदर तैन यही कहता है कि ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऊपर से हम फैमिलीज ही हैं, तो इस फॉर्मेलिटीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूर खड़ा बाईचुआन जैसे ये सारी बातें सुनता है, इसी के साथ ही मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है कि अब मेरा वक्त आ गया है और इसी दौरान में ही मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी जिसका इस्तेमाल करके मैं श्याओ माओ और तैन फैमिली सभी को नीचे गिराऊंगा। अब जितने भी लोग बैंक्वेट में आए हुए थे, तभी उन सभी लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच जाती है कि अंकल तैन की हालत काफ़ी ख़राब है और वो बेहोश हो गए हैं। और तकरीबन शाम का ही वक्त था कि अंकल तैन के फैमिली के मेंबर वहीं पर पहुंचे हुए थे और वह सभी यही प्रे कर रहे थे कि अंकल तैन किसी न किसी तरीके से ठीक हो जाएं। अब उन लोगों को तो लाइफ सेविंग मेडिसिन की भी ज़रूरत थी, इसलिए डॉक्टर को भी बुलाया गया था। और वहीं पर फिर चाओ के डैड और क्यांग भी खड़ा था। तो चाओ के डैड ये कहते हैं कि इनकी तबीयत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और उसके साथ डॉक्टर शेंगवान भी थे। तो वो से ये कहते हैं कि क्या आपको पता है कि इनके साथ क्या चल रहा है, क्योंकि तो इसलिए तो मैं आपको साथ लेकर आया हूँ। ये सुनने के साथ ही डॉक्टर चैंगवन अपनी ग्लासेस को ठीक करते हुए ऐसा बिहेव करते हैं कि उन्हें पता है कि इन्हें कौन सी बीमारी है। और फिर वो ये कहता है कि वेल, जैसे मैं इसकी पल्स को चेक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इन्हें कौन सी बीमारी है और फिर इनका इलाज कैसे करना है। वाई चौहान तोलिंगो हैवांग की तरफ देखते हुए ये कहता है कि लगता है कि अब इसका वक्त खत्म हो गया, मेरा परफॉर्म करने का टाइम आ गया। वो लोग यही बातें कर ही रहे थे कि तभी ही इतने में अंकल तैन की हालत थोड़ी सी ठीक होती है, उन्हें होश आ जाता है। तो इस पर उसके साथ बैठा हुआ बेटा कहता है कि लगता है कि मेरे डैड को होश आ गया। बिग ब्रदर तैन फिर सभी लोगों को यही बताने लग जाता है कि ये जो मेरे फादर की डिजीज़ है ना, इसे फेमस डॉक्टर ने भी एग्जामिन किया है।
लेकिन अभी तक इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आई। हाँ, वो कुछ दवाइयाँ देते थे, शुरू में काम करती थी, बाद में उनका असर भी खत्म हो जाता था। और जितने भी तुम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हो, तो मैं तुमसे एक ही हेल्प मांगता हूँ कि अगर तुम्हारे पास इस सिचुएशन का कोई भी हल है या कोई भी सोल्यूशन है तो आप हमें बताइए। हमारी हेल्प करने से हेसिटेट मत करें। अगर तुम ऐसा करते हो तो हमारी फैन फैमिली तुम्हें हमेशा के लिए याद रखेगी। और इन्हीं लोगों में भाईचान भी था और बिग ब्रदर माओ भी खड़ा हुआ था। तो बिग ब्रदर माओ उसकी हालत देखने के साथ ही भाईचान को कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास अनपैरेलल्ड मेडिकल स्किल्स है और ऊपर से ये हेड ऑफ द टैन फैमिली भी है। अगर तुम इसकी हालत को ठीक करते हो तो तुम इसका कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे। भाईजान उसकी ये बातें सुनने के साथ ही मन ही मन में यही कहता है कि ये जो पागल मेरे पास खड़ा हुआ है ना, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि टैन फैमिली की फेवर हासिल कर ले, इसलिए ये मेरा भी यूज़ करेगा। और इसके बाद इसे माओ फैमिली का सीईओ बना दिया जाएगा। तो अगर ये सीईओ बनता है तो मेरे लिए भी ठीक है, क्योंकि इससे मुझे माओ फैमिली के सीईओ की सपोर्ट भी मिल जाएगी। और फिर वो यही कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं भी फिर तुम्हारे इस्तेमाल में आऊँगा, क्योंकि मैं भी फिर बाद में मौके की तलाश का ही इंतज़ार करूँगा। तो फिर वो बिग ब्रदर माओ को ये कहने लग जाता है कि मैं इसकी पल्स को चेक किए बगैर तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आखिर इनकी कंडीशन क्या है। लेकिन हाँ, इनकी हालत देखकर, इनके फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके बचने के चांस सिर्फ 50% ही हैं। बिग ब्रदर वाव तो इतना सुनने के साथ ही काफ़ी खुश हो जाता है और वो उससे यही कहता है कि सच में तुम तो इस सब के बारे में जानते हो। अगर तुम इसका इलाज कर लेते हो, वो ठीक हो जाता है, तो तुम उसका क्रेडिट मुझे दे देना और इससे मैं तुम्हें भी बाद में फ़ायदा पहुंचाऊंगा। अब उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है तो आगे से वो भी मन ही मन में ये कहता है कि ये तो बहुत बड़ा गधा है। लेकिन फिलहाल तो ये दुनिया बॉडीगार्ड होने के नाते मेरे लिए ख़राब है। अगर मुझे बॉडीगार्ड की दुनिया को छोड़कर असली दुनिया में आना है और अमीर बनना है तो फिर मुझे भी इसका इस्तेमाल करना होगा। कि इतने में ही है फिर वो बिग ब्रदर माउस को हाथ पकड़कर साइड पर ले जाते हुए उसे ये कहता है, फिर तुम यहाँ पर रुककर वेट किसका कर रहे हो? हमें जल्दी से जाना होगा और ओल्ड मास्टर की बस को चेक करना होगा। कि तभी ही बीच में ये रुक कर बिग ब्रदर माओ को ये कहता है कि ज़रा एक मिनट तुम रुको तो सही। इस पर बिग ब्रदर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि हमें किसका इंतज़ार करना है। तो आगे से वो ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर एक कहावत है कि लोग ब्रिक को सामने लेकर आते हैं ताकि जेड को अट्रैक्ट किया जा सके। तो हमें यहाँ पर ऐसा शो करना है कि हम फिलहाल ऑर्डिनरी हैं। जितने भी लोग वहाँ पर इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं उन्हें पहले ट्राई करने दो, बाद में हम ट्राई करेंगे तो हम उसे ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे और सारी फिर हमारी बातें करने लग जाएंगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? उसकी ये बात सुनने के साथ ही बिग ब्रदर माओ साइड पर देखता है तो उसकी नज़र डॉक्टर शैंगवान पर पड़ जाती है और वो उससे ये कहता है कि क्या तुम डिवाइन डॉक्टर की बात कर रहे हो जो कि शाओ फैमिली यहाँ पर लेकर आई है? तो अब वो भी जानता था कि ये डिवाइन डॉक्टर है तो उसका इलाज कर सकता है। इससे परेशान हो जाता है और कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तुम्हें पता है कि वो एक डिवाइन डॉक्टर है, अगर उसने उसकी बीमारी का इलाज कर दिया तो फिर हमारा क्या बनेगा? लेकिन इन सारी बातों का असर तो बाईचांद पर नहीं होने वाला था। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था और वो उसे यही कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो एक रिनॉन डॉक्टर है, सभी उसे जानते हैं, लेकिन अगर वो भी ओल्ड मास्टर का इलाज ना कर सका और हमने उसका इलाज कर दिया तो सोचो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो उसकी ये सारी बातें ओल्ड माओ के बल्ले में पड़ जाती है और वो ये कहता है कि हाँ, तुमने एक अच्छा पॉइंट बनाया है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। और फिर वो खुश होता है उसे ये कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने इसके बारे में पहले ही सोच के रखा हुआ है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं जाकर उन लोगों को भी हेल्प करता हूँ। तभी वो जल्दी से जाकर उस शैंगवान को पकड़ लेता है और सभी लोगों को बताने लग जाता है कि बिग ब्रदर तैन, हम यहाँ पर दवाई डॉक्टर को लेकर आए हैं जो कि आपका इलाज करेंगे। फिर वो अभी उन लोगों को करीब लेकर जाके तो कहता है कि इस डिवाइन डॉक्टर को यहाँ पर शियाओ फैमिली लेकर आई है, तो क्यों ना फिर ये ओल्ड मास्टर को चेक करे और बताए कि उन्हें कौन सी मर्ज है और उसका इलाज क्या है। इतना सुनने के साथ ही तो बिग ब्रदर तैन तो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में? और फिर वो कहता है कि बिग ब्रदर शियाओ, हम तुम्हारे ऊपर ही काउंट कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक डिवाइन डॉक्टर शैंगवान को लेकर आ गया, इससे मुझे काफ़ी खुशी हुई। डिवाइन डॉक्टर शैंगवान तो काफ़ी हैरान हो गया था, लेकिन फिर उसके हाथ को चेक करते हुए कहता है कि ज़रा मुझे इसे देखना चाहिए। कि तभी पीछे से खड़े हुए श्याओ के डैड घूरते हैं तो वो उसकी तरफ देखता है। तो जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा था कि तभी ही वो साइड पर इशारा करता है, उसका इशारा लिंगो हैंग की तरफ था। इस पर आगे से उसे डॉक्टर इशारा करके कहता है कि मैं समझ गया।
ये देखने के साथ तो क्यांग के होश ही उड़ गए थे और वो ये कहने लग जाता कि क्या ये इंसेन हो चुके हैं। मैं तो यहाँ से भागने का सोच रहा था क्योंकि मुझे पता है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अब श्याओ के डैड जल्दी से अंकल तैंग के पास जाकर बैठ जाते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि आप परेशान मत हो। और फिर उन्हें ये भी कहते हैं कि ये 18 जनरेशन अपना वैंग फैमिली ऑफ इंपीरियल फिजिशियंस हैं और वैंग फैमिली ने पता नहीं कितने लाखों लोगों की जान बचाई है। और ये जो डॉक्टर शेंगुआन है ये उसी फैमिली से हैं। इन्हें हम कंपेयर करना चाहें तो ये हुआ तो रेनकार्नेटेड से कंपेयर किया जा सकते हैं। इनके यहाँ पर मौजूद होने से आपका इलाज किया जा सकता है। तो अपने फादर इन लॉ की ये बातें सुनने के साथ तो लिंग कियांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और वो ये कहता है कि आखिर तुम इतने बड़े बड़े वादे क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर इनमें से ये सारी बातें नाकाम हो गई तो सभी लोग मुझे ब्लेम करेंगे और सभी लोग मुझसे नफरत करेंगे। डॉक्टर शेंगवान फिर उसका हाथ चेक करता है और उसके पल्सेस को चेक करता है और उसे चेक करने के साथ ही वो कहने लग जाता है कि जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है इनकी जो बीमारी है ना वो तो इनक्योरेबल नहीं है। जब भी ब्रदर तैन को उसके बारे में पता चलता है कि उसके डैड का इलाज किया जा सकता है तो उस पर वो काफ़ी खुश हो जाता है। डॉक्टर शेंगवन फिर उसे यही बताते हैं कि असल में इसे ना लीवर में काफ़ी ज़्यादा मसला है। इसके 6 मेरिडियंस ब्लॉक हो चुके हैं जिसकी वजह से ना इसके हार्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है। और जो वहाँ पर पॉइजन इकट्ठा हुआ हुआ है ना हार्ट और लिवर में उसकी वजह से ये काफ़ी डेंजरस में है, लेकिन फिर भी मैं हूँ ना, मैं इनका इलाज करने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी फैमिली का तरीका आजमाऊंगा, मेरे पास सिल्क वार्म है उसका इस्तेमाल करूँगा, 9 नीडल्स का इस्तेमाल करूँगा। भाई चौहान जैसे ही 9 नीडल के बारे में सुनता तो वो ये कहता है कि जो मेरे पास है हेमनली फ्लावर स्पिरिचुअल गैदरिंग डिवाइन नीडल की तकनीक है ना ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। और जैसे ही डॉक्टर इसका इलाज करने की कोशिश करेगा तो उससे गड़बड़ हो जाएगी और उसके बाद शाओ फैमिली और लिंगू फैमिली तो कोलैप्स कर जाएंगे। डॉक्टर चुएंगन ने फिर उसके लिए एक ट्रांसक्रिप्ट लिखा था और फिर सभी लोग भी उसे गौर से देखने लग जाते हैं और वो यही कहता है कि मैं अपना इलाज स्टार्ट करूं उससे पहले मैं यही चाहता हूं कि मास्टर लिंग हो प्लीज़ तुम मेरे पास आकर खड़े हो जाओ। क्यांग जैसा ये सुनता है तो फिर वो हैरानी से अपनी तरफ इशारा करते हुए यही कहता है कि तुम क्या कह रहे हो कि कौन, मैं तुम्हारे पास आकर खड़ा हूँ। अब जैसे ही क्यांग जाकर डॉक्टर शेंगवान के पास खड़ा था तो इस पर वो यही कहता है कि लिंग हो तुम मेरी मदद करो। तो वो पहले से ही काफ़ी परेशान था तो डॉक्टर शेंगवान को यही कहता है कि डॉक्टर शेंगवान आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने इससे पहले कभी भी मेडिसन के बारे में नहीं पढ़ा तो भला मैं आपकी मदद कैसे करूं। और फिर वो गुस्से से ये भी कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो उसके लिए बुचर को लेकर आओ, अगर तुम्हें इसका इलाज करना है तो तुम्हें खुद बलि का बकरा बनना होगा, लेकिन तुम मुझे बलि का बकरा बना रहे हो, अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसमें सारी तुम्हारी ही गलती होगी डॉक्टर शेंगवान। डॉक्टर शेंगवान फिर अपनी ग्लासेस को ठीक करते हुए मुस्कुराते हुए उसे ये कहता है कि मास्टर लिंग हो लगता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट हो। फिर वो तेजी से उसकी तरफ देखता है और अभी भी मुस्कुराकर उसे यही कह रहा था कि क्या तुम अभी भी इसको सबसे छुपा कर रखोगे। और अब वो सभी लोगों को डिटेल में बताते हुए ये कहता है कि मास्टर लिंग हो तो बचपन से ही मेडिसन में काफ़ी अच्छा रहा है, ये बस आप सब लोगों को दिखाना नहीं चाहता। और अपने शोल्डर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे इसमें काफ़ी दर्द होता था और इसका इलाज भी मास्टर लिंग हो ने किया, देखो अब मेरा वो पुराना दर्द ख़त्म हो गया। और जैसे ये सारी बातें सुनता है तो तभी वो फिर काफ़ी हैरान था और मन ही मन में यही कह रहा था कि क्या सच में नॉवेल्स में विलन इतने ही स्टूपिड होते हैं जहाँ पर यहाँ पर बना दिया गया है। डॉक्टर शेंगवान के पास जो नीडल थी वो उसे देते हुए कहता है कि अब हमें अपना काम शुरू करना होगा, ये लो तुम इस नीडल को पकड़ो और फिर इसे डिसइंफेक्ट करो क्योंकि यही तो तुम्हारा काम है। अब जो पहली निडल थी वो उसके हेड एज में लगाने की कोशिश करते हैं और वो यही बताता है कि असल में इसके सर में दर्द इसलिए होता है जब इसकी नेक या बैक में पेन होगा, लेकिन इसे ऐसा लगता है कि शायद ये ठंड की वजह से इसे पेन हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर हम इन नीडल्स को सही पॉइंट्स पर लगाते हैं तो इनका इलाज भी और अच्छे से हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर एक जीन पॉइंट है वो उसे भी बता रहा था और कहता है कि इसकी वजह से इसे विंड और कोल्ड काफ़ी ज़्यादा लगता है ना, तो अगर हम इसे ओपन करते हैं तो इसकी वजह से इसकी जो सर्दी और गर्मी है वो नॉर्मल हो जाएगी। फिर वो उसे ये भी बताने लग जाता है कि हमें फिर बाई हुई शैंटिंग बेनचेन जोंग वैन
नाइकवान और ह्यूकान के एक्वा पैंट्स को भी यहीं पर अपने पॉइंट को बनाकर उसके ऊपर नीडल को लगाना होगा। इसकी वजह से ब्लड का फ्लो होगा और ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। वाईशुआन भी साइड पर खड़ा हुआ डॉक्टर शेंगवान की बातें सुन रहा था और इसी के साथ साथ मुस्कुराने लग जाता है। और वो बीच में बोलते हुए यही कहने लग जाता है कि आपने जो कहा है कि वो ऑर्डर तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ में काफ़ी लैकिंग है। इस पर डॉक्टर शेंगवान कहता है कि ये इग्नोरेंट बच्चा कहाँ से आ गया और यहाँ पर क्या बकवास कर रहा है। बाईशुआन मुस्कुराते हुए उसे यही कहता है कि मैंने तुम्हारी गलती पकड़ी है, इसकी वजह से तुम्हें गिल्टी फील हो रहा होगा। और वैसे भी तुमने मेरी तरफ देखा, इसका मतलब है कि तुम्हें पता है कि तुम गलती कर रहे हो। और इसी के साथ ही डॉक्टर शेंगवान उसकी तरफ इशारा करते हुए उससे यही कहता है कि आखिर तुम कौन हो। और वो यंग मास्टर तैंग को कहता है कि तुम इस गार्बेज को उठाकर ज़रा जल्दी से बाहर फेंकना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मिस्टर तैन की आंखों को ख़राब करे। मैं इसे यहाँ पर नहीं देखना चाहता। बिग ब्रदर तैन ने जैसे सुना था तो वो गार्ड्स को इशारा करता है ताकि इसे उठाकर बाहर फेंकवाया जा सके। और तभी ही कुछ गार्ड्स उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं ताकि उसे उठाकर बाहर फेंक सकें। तो वो मिस्टर तैन को कहने लग जाता है कि यंग मास्टर तैन, ज़रा इसके बारे में सोचिए, क्योंकि इस रूम में सिर्फ मैं अकेला ही हूँ जो कि ओल्ड तैन का इलाज कर सकता है। मैं आपकी अकेली होप हूँ। जैसे डॉक्टर शेंगवान ने ये सुना था तो उसे कहता है कि तुम तो एरोगेंट भी हो और इसके अलावा तुम में इसके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है। वो मैं हूँ जो कि मिस्टर तैन का इलाज करूँगा। मैं यहाँ पर कोई फ्री की खाने नहीं आया। और साइड पर खड़ा हुआ उन दोनों की ये लड़ाई देखने के साथ कियांग की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती रहती है। वो अब काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हो गया था और मन ही मन में ही कह रहा था कि देखो अब इन दोनों में नफरत पैदा हो गई है और दोनों किस तरह झगड़ा कर रहे हैं। लगता है कि मुझे अब बेट लगाना ही होगी। उसने ये जो भी सोचा था उसके बारे में श्याओ चुरान ने सुन लिया था और वो भी हैरान हो जाती है। माओ ने भी तो सुन लिया था और माओ कहती है कि ये किस बेट की बात कर रहा है। और डॉक्टर शेंगवान फिर उसे यही कहता है कि वेल, अगर तुम यहाँ पर ये सारी चीज़ें कह रहे हो कि तुम ही मिस्टर तैन का इलाज कर सकते हो, तो क्या तुम इसको लेकर बेट लगाना चाहोगे। तो आगे से वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो बेट लगाऊंगा। इतना सुनना ही था कि डॉक्टर शेंगवान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। फिर डॉक्टर शेंगवान गुस्से से उसे कहने लग जाते हैं कि अगर तुम्हें मेडिसिन के बारे में पता है तो तुम्हें इस एक्वापेंचर मेथड के बारे में भी पता होगा कि इसे किस तरह ओरिजिन को रिस्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर तुम फाउंडेशन को कंसोलिडेट करते हो तो ये तुम्हारे पास आखिरी मिनट में आखिरी शॉट होगा जिससे तुम उसे ठीक कर पाओगे। और वो उससे ये भी कहता है कि बैटिंग के तौर पर मैं यही कहूँगा कि अगर मैं ये मिस्टर तैन को इंजेक्शन लगाता हूँ और वो ठीक हो जाते हैं तो तुम्हें घुटनों के बल यहीं पर बैठकर मेरे से माफ़ी मांगना होगी। और ज़रा एक मिनट, तुम्हारे लिए कुछ और भी है। वो साइड पर खड़े हुए लिंगू की आंख की तरफ इशारा करता है और उसे यही कहता है कि इतना ही नहीं, ना सिर्फ तुम्हें मेरे से माफ़ी मांगनी है बल्कि तुम्हें मास्टर लिंगू की आंख से भी माफ़ी मांगना होगी। लिंगू की आंख ने जैसे ये सुना था तो उसकी आंखें भी बाहर आ जाती हैं और वो यही कहता है कि लगता है कि फिर से मैं मुसीबत में फंस गया, तक तेरे की। भाई शिवान मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हारी ये बैट है, लेकिन तुम मुझे भी तो ज़रा बताओ ना कि अगर तुम इसे क्योर ना कर पाए तो फिर तुम क्या करोगे। इतना सुनने के साथ तो अब उसे पता चल गया था कि ये कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, उसके तो पसीने छूट जाते हैं। तो वो उसे ये कहता है कि डॉक्टर शेंगुआन, ना सिर्फ तुम बल्कि लिंगहू कियांग, तुम भी यहाँ पर घुटनों के बल बैठकर मेरे से माफ़ी मांगोगे। जबकि ये सुनने के साथ ही लिंगू कियांग चिल्लाता है, रोता है, क्योंकि वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है। डॉक्टर शेंगवान तो उससे ये भी कह देते हैं कि ठीक है हम गैम्बल करते हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे डर लग गया, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। और ये सुनने के साथ वो वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है और यही कहता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा अनलकी हूँ क्योंकि मैं प्लॉट के बारे में जानता हूँ। डॉक्टर शेंगवान तो ये हारने वाले हैं, क्योंकि उसके मुताबिक ही इसके जो एक्वापेंचर है ना उसमें इसने नीडल का जो इस्तेमाल किया था उससे ब्लड लेटिंग तो ये भूल जाता है। और अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट था दाजाई पॉइंट, अगर उसे सक्सेसफुल करना है तभी वो कामयाब होगा, लेकिन वो तो वहाँ पर फेल हो जाता है। और यही एक ट्रिक है जिसके बारे में डॉक्टर शेंगवान को नहीं पता, लेकिन इस ट्रिक के बारे में बाईशवान को पता है। अब ये जो एक्यूपेंचर लगे हुए बिल्कुल सही है, लेकिन एक एक्यूपेंचर ख़राब होने की वजह से उसके सारी काम पर पानी फिर जाएगा, तो वो उससे वही फ़ायदा उठाकर बाईशवान अब सारा क्रेडिट खुद ले लेगा।
लेकिन चलो मुझे इसके बारे में भूलना होगा क्योंकि ये तो बाय श्वान का ही नावल है, वो इसमें हीरो है। यहाँ पर काफ़ी सारे मौके आएंगे जहाँ पर वो लड़कियों को इम्प्रेस करेगा और उन्हें अपनी हैरम बना लेगा। और मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे लिए तो ऐसे ही मुझे बनाया गया है। मुझे अगर घुटनों के बल बैठकर उससे माफ़ी भी मांगना पड़े तो इसलिए मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। अब जो भी बातें उसने मन ही मन में कही थी, ये दोनों बातें तो वहाँ पर खड़ी हुई माओ और श्याओ ने सुन ली थी और वो दोनों यही सोच रही थी कि दाज हुई पॉइंट। और फिर एक ही वक्त में दोनों के मन में ये भी आता है कि दोनों ही बाईशवान को वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होता देख सकती थी। डॉक्टर शेंगवान ने फिर उसे वो सारी नीडल्स लगा ली थी और फिर आखिरी नीडल भी लगा देता है और कहता है कि मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। और ये सब कुछ लगाने के साथ ही फिर वो यही कहता है कि इस बूढ़े बंदे को जितना भी हमने काम करना था वो ख़त्म हो चुका है, तो अब आप इन्हें खड़ा कीजिए। जिस पर यंग मास्टर तैन अपने फादर को उठाता है। अब वो अपने पाँव पर खड़े हुए थे और सभी लोग इसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि देखो यार, काफ़ी अरसे के बाद हमने इस बूढ़े बंदे को खड़ा होता दिखा है। अब इससे वो भी खुश था, तो वो डॉक्टर शेंगवान को यही कहता है कि जो मेरी चेस्ट में पेन था ना, वो अब तो ख़त्म हो चुका है। जो मेरे सर में दर्द था उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है। डिवाइन डॉक्टर शेंगुआन, तुम सच में काफ़ी अच्छे डॉक्टर हो, तुम्हें ये एबिलिटी है कि तुम किसी को भी ठीक कर सकते हो। वहीं पर खड़े हुए बाकी के लोग भी यही कहने लग जाते हैं कि सच में यार, डॉक्टर शेंगुआन तो एक मिरेकल डॉक्टर हैं। आज तो हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि जिस बंदे का इलाज ना हो सके, डॉक्टर शेंगुआन उसका भी इलाज कर सकते हैं। तो उन लोगों की बातें सुनने के साथ ही ये भी अपने मन ही मन में यही कहता है कि इसके बाद तो उन्हें ब्लड की वॉमिट आनी थी ना। अब ये अपना काम तो कर चुका है, लेकिन इसके बाद मिस्टर तैन की हालत ख़राब होगी, बाईशवान उन्हें बचाएगा और फिर हीरो बन जाएगा। और बिल्कुल प्लॉट के मुताबिक ऐसा ही होता है, वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रखते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तभी फिर उन्हें वही ब्लड की वॉमिट आती है। तो इस पर यंग बास्टर तैन भी हैरान हो गए थे और वो यही कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और बाई शुआन का अब मौका मिल जाता है और वो सभी लोगों को कहने लग जाता है कि देखा, अब मैं ही इन्हें ठीक करूँगा। यहाँ पर कोई भी मेरा यकीन नहीं कर रहा था जब मैंने कहा था कि मैं ओल्ड मैन तैन का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन अब तुम लोग देखना कि मैं इसका किस तरह इलाज करता हूँ। डॉक्टर शेंगुआन जैसे उसकी ये बात सुनते हैं, उसी के साथ ही अब वो भी खुद ही काफ़ी परेशान हो गए थे। यंग मास्टर तैन बाईशुआन को यही कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम आखिर क्या कर सकते हो। तुम्हें तो पता है कि मेरे डैड की हालत कितनी ख़राब हो गई है, क्या तुम्हारा इसके पास कोई सोल्यूशन है जिससे उन्हें ठीक किया जा सकता है। बाईशुआन तो अब उन लोगों को यही कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया था, तो इसलिए ही तुम्हें इसकी प्राइस तो चुकाना ही थी। अगर तुम डॉक्टर शेंगवान की बजाय मेरे पास आते तो हो सकता है कि अब तक ठीक भी हो चुके होते, लेकिन देखा इनकी हालत कितनी ख़राब हो गई। अब वो अपना इशारा लिंगू की तरफ करते हुए यही कहता है कि वेल, तुम लोग हमेशा बुरे लोगों पर भरोसा करते हो तो उसका अंजाम भी तुम्हें ही भुगतना पड़ता है। और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके पीछे लिंगू का मोटिव है और वही ने इसी डॉक्टर को बुलाया था, और देखा ये डॉक्टर नाकाम हो गया। और फिर कॉन्फिडेंटली उन लोगों को यही कहता है कि जो मैंने पहले बैट लगाई थी कि तुम दोनों घुटनों के बल बैठकर मेरे से माफ़ी मांगना, मैंने उस बैट को चेंज कर दिया है। अब मेरी कोई और ही शर्त है। तुम लोग मेरे जूते देख रहे हो ना, कितने गंदे हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे लीक करना और इसे बिल्कुल साफ कर देना। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और जैसे ही बात माओ और शाओ चुरान ने सुनी थी, तो दोनों ही काफ़ी परेशान हो जाती हैं। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखती हैं, क्योंकि वो दोनों नहीं चाहती थी कि लिंग हो इसमें फंस जाए। चियाओ ने जैसे ही माओ का रिएक्शन देखा तो समझ में आ गई है कि ये ज़रूर उसके साथ कांटेक्ट में है। और फिर मन ही मन में ये भी कहती है कि तुम अपनी एक्स के साथ कांटेक्ट में हो। अब मैं देखता हूँ कि अब इस सब के साथ मुझे कैसे डील करना है। उसे काफ़ी गुस्सा आया हुआ था। भाई शुआन जल्दी से श्याओ चुरान के पास आ जाता है और उसे यही कहने लग जाता है कि तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें कोई गुस्सा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तुम्हारे गुस्से के लायक भी नहीं है। और उसकी तरफ इशारा करते हुए ये कहने लग जाता है कि मैंने इसलिए कहा कि तुम मेरे जूतों को लीक करना, क्योंकि इसके पीछे चुरान का गुस्सा ही है, क्योंकि मैं उसे शांत करना चाहता था। तुम्हें पता है कि तुम कितने बुरे हो, एक ही वक्त में दो दो लड़कियों पर मुंह मार रहे हो, और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। जैसे ये बात माओ ने सुनी थी, तो वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर तुम हो कौन। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है।
और मुझे नहीं लगता कि शाओ चुरान को भी तुम्हारी ज़रूरत है। उसका ये गुस्से वाला चेहरा देखने के साथ तो बाई शुआन भी एक दफ़ा हैरान हो गया था। शाओ चुरान लिंगू के पास जाती है और उसके पास जाकर उससे यही कहती है कि वेल, इन लोगों को पता नहीं चल रहा कि डॉक्टर शेंगुआन ने क्या किया। मैं ये जानती हूँ कि डॉक्टर ने पिछले मरीज का इलाज किया था जो कि बिल्कुल मिस्टर टैन की तरह था, तो उसने किसी पॉइंट पर तो पिन लगाई थी। उसके बारे में मुझे अच्छे से पता है। और तभी फिर उसे वो याद आ जाता है और वो खुश होते हुए यही कहने लग जाते हैं कि ओ हाँ, मुझे पता आया, वो तो दाजुई एक्वा पॉइंट ब्लड लाइटिंग है ना। और माओ ने जैसे ये सुना था वो भी मन ही मन में ये कहने लग जाती है कि ओ अच्छा, तो इसे इसके बारे में पता था, लेकिन ये एक्टिंग किस लिए कर रही थी। और अब वो भी चिल्लाते हुए यही कहती है कि हाँ हाँ, शेंगवान को मैंने भी वो इलाज करते हुए देखा था और उसने इसी मेथड का इस्तेमाल किया था जिसके बारे में वो आपको बता रही है। अब वहाँ पर खड़े हुए बाकी के लोग भी ये कहने लग जाते हैं कि ब्लड लाइटिंग वो भी दाजुई पॉइंट में एक अल्टीमेट सीक्रेट स्किल है और इन लोगों को इसके बारे में पता है। डॉक्टर शेंगवान को भी अब ये बात याद आ जाती है और वो मन ही मन में यही कहने लग जाता है कि मुझे ये पहले क्यों नहीं याद रहा कि ये एक यूनिक स्किल है। अगर मैं इसका इस्तेमाल इसके ऊपर करता हूँ जिसका टाइम भी सही है तो इसका रिजल्ट भी जल्दी मिल जाएगा। डॉक्टर शेंगवान फिर ओल्ड तैन की तरफ बढ़ते हुए उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही यहाँ पर खड़े लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत है। ये जो तुम ब्लड की वॉमिट कर रहे हो ना, ये इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। अभी देखो, तुम्हारे की और ब्लड का फ्लो हुआ है, इसकी वजह से तुम्हें वॉमिट आ गई है। जैसे तुम्हारी ये ब्लीडिंग ख़त्म होगी इसी के साथ ही है तुम ठीक हो जाओगे। भाई शुआन को जैसे इसके बारे में पता चला था कि डॉक्टर शेंगुआन को पता चल गया है कि आखिर उसे किस पॉइंट पर हिट करना है, तो वो कहता है कि डैम, अब मुझे भी रियलाइज़ हो गया कि इन्हें सब कुछ पता था। तब उसके हाथ में एक चीज़ थी जो कि पीछे से जाकर उसकी गर्दन के ऊपर लगा लेता है ताकि उसके दाज़ाई पॉइंट की ब्लड लाइटिंग किया जा सके। जैसे ही उसने ये किया था तो इस पर मिस्टर टैन का बेटा ये पूछता है कि क्या इससे मेडिकल डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएगा, तो वो कहता है कि हाँ हाँ। थोड़ी देर के बाद ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और हम ओल्ड टैन को देखते हैं जिसकी आंखों से अब चमक निकल रही थी। ये देखकर उसका बेटा भी हैरान हो गया था। तभी फिर ओल्ड टैन खुशी से चिल्लाता है जिसे देखकर उसका बेटा नीचे ही गिर गया था। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे तो अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, मेरी सारी सेंसेस वापस आ गई हैं, मेरी बॉडी ऐसी लग रही है इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ गई है, सच में मैं तो ठीक हो गया। और तैन फिर जल्दी से डॉक्टर जैंगवन के पास जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और उससे कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया। और लिंगहू, तुम्हारा भी शुक्रिया, अगर तुम इसे ना लेकर आते तो अभी तक मैं बेड के ऊपर पड़ा होता। ये सारा नज़ारा देखने के साथ तो बाईशान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह नफरत से उन लोगों को देखते हुए मन ही मन में यही कहता है कि यही तो वो सीक्रेट तकनीक थी जिसका मैं इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन डॉक्टर शेंगवान को इसके बारे में कैसे पता चल गया। डॉक्टर शुआंगवान को सारी बातें याद थीं तो वो बाई शुआन की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि ए बुद्धू लड़के, तुमने मेरे साथ एक बेट लगाई थी कि तुम घुटनों के बल बैठकर मेरे से माफ़ी मांगोगे, यंग मास्टर लिंगू से माफ़ी मांगोगे, तो अपना काम पूरा करो ना। वो फिर जल्दी से लिंगू की आंख को भी लेकर आ जाता है और उसे आगे करते हुए उसे यही कहता है कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है कि तुम्हें अपने प्रॉमिस को फुलफिल करना होगा, तो जल्दी से यहाँ पर घुटनों के बल बैठकर मिस्टर लिंगू से माफ़ी मांगो। ये सब कुछ देखने के साथ तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।